स्वागत है सभी का एनएस लर्निंग पर। तो आज फिर से एक नई ऊर्जा आप लोगों के अंदर भर गई होगी क्योंकि पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी फाइनली आ चुकी है। तो टॉप 500 एमसीक्यूज़ जो है हम राजस्थान सहकारी रूल्स 2003 से देखेंगे और यह है पार्ट 5। और ऑलरेडी हम 156 क्वेश्चन की सीरीज़ आज ही देख चुके हैं, उसे रिवाइज करना ना भूलें। अब देखिए, पढ़ाई आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि आप जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आइए, तो हम लोग आ चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में। तो आज आपको पीडीएफ और ई बुक प्रोवाइड करवा दी गई है। वैसे तो सभी को ये मिल गई होगी, लेकिन यदि कोई वंचित रह गया हो फिर भी बाई चांस, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके हमें बता सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कृपया कॉल ना करें, कॉल नहीं उठाई जाएगी। और यदि मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो थोड़ी सी देर वेट कर लें, परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप ही लोगों के लिए हम अच्छा कंटेंट तैयार करने में लगे हैं। तो अच्छे अच्छे प्रश्न के लिए समय लगता है, तो इसीलिए ज़्यादा परेशान ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। कुछ नया देखते हैं आज हम। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का है। प्रत्येक सोसाइटी की कमेटी प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के कितने दिन के भीतर लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार करेगी। क्या बात हो रही है यहाँ पर? लेखाओं के वार्षिक विवरण की बात हो रही है। तो अब क्या होता है, सोसाइटी में जो भी लेन देन होगा उसका अंतिम जो दिन होते हैं सहकारी वर्ष के, उसमें एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है, वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है। तो वो कितने दिन के भीतर भीतर तैयार करना होता है कमेटी को, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये होता है 45 डेज में। कितने दिनों में तैयार करना पड़ता है इसे? 45 दिनों के अंदर अंदर, वो भी सहकारी वर्ष की समाप्ति के 45 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासक के पारिश्रमिक की रकम और अन्य खर्चे किनके द्वारा देय होंगे। अब ये प्रशासक क्या होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है यहाँ पर। और पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? जो भी पेमेंट होता है मंथली, या आप इसे सैलरी समझ लीजिए। ओके, इसकी जो रकम होती है और जो अदर एक्सपेंडिचर होते हैं वो किसके द्वारा देय होंगे, यहाँ पे पूछा गया है। चलिए एक बात और बता देती हूँ आपको, ये जो प्रशासक होते हैं आते क्यों हैं? क्योंकि कभी कमेटी जो है उसको हटानी पड़ती है या फिर उसके सदस्यों को हटा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रशासक को वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तब तक के लिए जो सोसाइटी होती है उसका कार्यभार कौन संभालता है? प्रशासक ही संभालता है। तो कमेटी का कार्यभार कौन संभालेगा यहाँ पर? प्रशासक ही संभालेगा। आंसर जान लेते हैं इसका। तो सोसाइटी के जो खर्चे हैं वो इसके जो पारिश्रमिक है किसका? प्रशासक का जो पारिश्रमिक होता है वो किसके द्वारा देय होता है? सोसाइटी की निधियों से, यानी कि फंड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की निधियों से ही देय होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोनस से क्या अभिप्राय है। बोनस के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, और अभी जो 2003 हमने लेटेस्ट पढ़ा था उसके अंदर भी बताया था। तो बोनस क्या होता है? तो बोनस क्या होता है? जो सेवा या पारिश्रमिक के लिए दिया गया एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है उसे ही क्या बोला जाता है? बोनस कहलाता। तो जो फिक्स सैलरी होती है वो तो मिलती ही है, ठीक है, वो तो मिलती ही है। उसके अलावा जो है आपकी जो मेहनत होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट एक्स्ट्रा लाभ भी दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? बोनस कहेंगे। जैसे कि आप लोग कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी के साथ में, अगर आपको वहाँ का खाना अच्छा लगता है, वहाँ की सर्विस अच्छी लगती है, तो वहाँ पे जो वेटर होता है उसको क्या दे के आते हैं आप लोग? टिप दे के आते हैं। ठीक है, अपनी शान पूरी रखते हैं। तो ये क्या हो गया? उसके लिए एक्स्ट्रा बोनस की तरह एक काम कर रहा है, क्योंकि उसने अच्छी सर्विस दी है, वहाँ पर अच्छा कार्य किया है। और साथ ही ऐसे भी होता है कि हम कहीं सर्विस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, साल के अंत में जो फेस्टिवल होते हैं, दिवाली, होली, उस पर भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है। तो ये भी किस में आता है? बोनस के अंतर्गत ही आता है। और कई जगह पे क्या होते हैं, संविदा कर्मचारी होते हैं। अब संविदा कर्मचारी को पेमेंट तो कम दिया जाता है, तो ऐसे में उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई आप ज़्यादा काम करिए, आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको उतना ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ये जो इंसेंटिव होता है ये क्या होता है? एक तरीके का बोनस ही होता है। तो बोनस के द्वारा जो कर्मचारी होते हैं उनसे ज़्यादा कार्य करवाया जाता है। आगे देखिए, गृह निर्माण सोसाइटी पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन हमने क्या करवाती है? ये लोगों को, जो इसके सदस्य होते हैं सोसाइटी के,
सोसाइटी के सदस्यों को उनका घर निर्माण करने में हेल्प करती है। किसके लिए? घर के लिए हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ यदि घर की मरम्मत करनी हो तब भी इसमें हेल्प करती है। दोनों ही चीज़ें, या तो निर्माण हो या फिर मरम्मत हो, किसकी? घर की। ठीक है। का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया गया? तो किन उद्देश्यों के लिए किया गया आप लोग जानते ही हैं। उद्देश्य क्या होगा? अभी बता दिया था मैंने। ठीक है। सदस्यों को निवास गृह उपलब्ध कराना। तो गृह निर्माण सोसाइटी क्या कराती है? इसके जो सदस्य होते हैं उनको निवास गृह उपलब्ध करवाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विपणन से क्या अभिप्राय है? तो जरूरी नहीं है कि आपके बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आए, कुछ मिक्स मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। देखिए, आपके बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और कुछ कंसेप्ट पे बेसिस जो है टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह के विद्यार्थियों का ध्यान रख करके पेपर को सेट किया जाता है। तो आप लोग सभी तरह के क्वेश्चन पढ़ करके जाएं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्या होगा? कस्टमर और संगठन के बीच में विनिमय हेतु प्रक्रिया। आप कस्टमर की जगह मान सकते हैं क्या? किसान। क्या मान सकते हैं? जो किसान होता है, क्योंकि पैदावार तो वही करते हैं, उत्पादन तो वही करते हैं। तो किसान और कस्टमर मान लीजिए। ठीक है। तो किसान हुआ, कोई संगठन हुआ, या कोई कस्टमर हुआ, इनके बीच में आपस में जो लेन देन होता है, जो विनिमय होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विपणन कहा जाता है। यानी कि ये जो माल पैदा करेगा उसको कहाँ कैसे सेट करना है, किसको दिलवाना है, ठीक है, इस तरीके से, और कैसे पैसा वापस लेना है, ये सारी चीज़ें विनिमय जो होती हैं, आदान प्रदान होता है सेवाओं का, इन्हीं को क्या कहा जाता है? विपणन कहा जाता है। जैसे कि हम इफ़को का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़को क्या प्रोवाइड करवाता है किसानों को? खाद प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो किसान इनको दे भी सकता है और किसान इनसे ले भी सकता है। ठीक है। विनिमय हो गया ना एक तरीके से। किसके बीच में विनिमय हो गया भाई? किन्हीं दो फर्म, दो व्यक्तियों के बीच में जो आदान प्रदान है वही होता है विनिमय। तो देखिए अब इफ़को क्या करता है, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जो खाद है वो प्रोवाइड करवाता है किसानों को। इससे अच्छी फसल की पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला सोसाइटी का मूलभूत कार्य क्या है? महिला सोसाइटी का मूलभूत कार्य क्या है? तो आंसर होगा इसका कि महिलाओं का आर्थिक रूप से उत्थान करना, जो कि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो फाइनली अब ऐसे जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी दृष्टि से कई क्वेश्चन को रिपीट करना जरूरी हो जाता है ताकि आपको याद हो जाए। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इतने इजी क्वेश्चन को वहाँ पर कभी गलत मत करके आना। अगला क्वेश्चन देखिए, कमजोर वर्ग के अंतर्गत किन्हें रखा गया है? वीकर जो सेक्शन होता है, अभी जैसे ईडब्ल्यूएस भी चल रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि किसके लिए है? जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके लिए तो कोई आरक्षण होता नहीं है। तो ऐसे लोग जो जनरल कैटेगरी में भी जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए ये सुविधा चलाई गई है, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं कि कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत किन्हें रखा गया है? जिनकी सालाना कुल आय 11,000 रुपये से अधिक नहीं है। इसकी डेफिनेशन भी दी गई है कमज़ोर वर्ग की, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये याद रखिएगा, कमज़ोर वर्ग के लोग कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रूल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आप इसको जनरल वे में मत लीजिएगा। ठीक है। तो सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है 11,000 रुपये से जिसकी आय अधिक नहीं है उसको कहा जाता है कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जिसकी आय 11,000 के बराबर है या फिर 11,000 से क्या है? कम है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा नंबर 3 में कमजोर वर्ग के अंतर्गत किन किन वर्गों का वर्णन किया गया है? अब अपन स्पेशली देख लेते हैं कि ऐसे वर्ग कौन कौन से हैं जो कमजोर वर्ग में आते हैं। देख लीजिए कमजोर वर्ग में कौन कौन आते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के कंसेप्ट वाइज कैसे भी आ जाए तो आपको आंसर देने में जरा भी दिक्कत ना आए। देख लीजिए, कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं एससी वाले, एसटी वाले और ओबीसी वाले। दूसरा देखिए, भूमिहीन श्रमिक भी इसके अंदर आते हैं। तीसरा देखिए, जिनके पास एक मानक एकड़ से बराबर या फिर कम है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास भूमि नहीं है, ऐसे वाले जो कृषक होते हैं वो भी किस में आते हैं? कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चौथी बात देख लीजिए, लघु शिल्प में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, आपको बताया था
जो लघु शिल्प में लगे हुए हैं या कुटीर उद्योग धंधे कर रहे हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, ठीक है। और जो कृषि के सहायक धंधे होते हैं, बिजनेस होते हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादन की बात हो गई, कुक्कुट पालन की बात हो गई, आदि जो उद्योग होते हैं। देखिए उद्योग को किस तरीके से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पटवार और जो एसआई के एग्जाम है वो भी करीब हैं। तो उद्योग किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो पालन में लगे हुए जो व्यक्ति होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें, एक मानक एकड़ वाला भी ध्यान रखिएगा। अगर भूमि के अकॉर्डिंग पूछ ले तो ऐसे लोग होते हैं। अगर सैलरी के अकॉर्डिंग पूछ ले तो जिसकी 11,000 से आय कम ना हो वो भी ध्यान रखिएगा। पर मंथ की बात नहीं हो रही है, पर ईयर की बात हो रही है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि पर ईयर, ठीक है, कैसे पूछ सकते हैं, पर ईयर के लिए भी पूछ सकते हैं या पर मंथ के लिए घुमा फिरा के पूछ लिया, तो याद रखिएगा 11,000 वो भी पर ईयर के हिसाब से है। सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का कारण बताने के लिए सरकार सोसाइटी को कितने दिन का नोटिस देगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन यदि क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ेगा कि किस वजह से किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो रहा है। तो ये जो कारण है वो बताने के लिए जो सरकार होती है वो सोसाइटी को कितने दिन का समय देती है। तो ये 14 दिन का समय यहाँ पर दिया जाता है, 14 डेज का समय दिया जाता है। किस केस में, कैंसिलेशन ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। ओके, कितने दिन, 14 डेज दिए जाते हैं, किसके लिए, रीज़न बताने के लिए। सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित बात किस धारा में कही गई है। तो किस धारा में कही गई है, बहुत आसपास ही पढ़ा था हमने, धारा नंबर 5 में। किसमें, धारा नंबर 5 में सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण की बात कही गई है। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे आपकी कि ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो रूल 2003 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो रूल 2003 के अकॉर्डिंग धारा नंबर 5 में क्या बात बताई गई है, सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण की बात बताई गई है। राजस्थान सहकारी समिति नियम 2003 के अध्याय 1 में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 की बात हो रही है, तो यहाँ पर बताया गया है संक्षिप्त शीर्षक के बारे में, प्रारंभ के बारे में और विस्तार के बारे में। शीर्षक वही है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, राजस्थान सहकारी समिति नियम 2003, प्रारंभ कैसे, कहाँ हुआ और विस्तार की बात आती है। देखिए प्रारंभ का ये मतलब होता है कि कोई रूल जब भी बनाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से लागू होता है। कैसे होता है, तुरंत प्रभाव से लागू होता है। जिस तरीके से किसी क्वेश्चन को देख लेने मात्र से ही आपको तुरंत प्रभाव से उत्तर याद आ जाना चाहिए, उसी तरीके से ये जो प्रारंभ होता है वो भी तुरंत प्रभाव से होता है, रूल का लागू होना। ठीक है, आगे देखिए विस्तार की बात आती है। भाई विस्तार कोई भी कॉमन सेंस से बता सकता है कि इसका विस्तार कहाँ पे है। चूंकि हम राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं तो इसका विस्तार भी कहाँ होगा, पूरे राजस्थान राज्य में। रूल्स जो होते हैं वो स्टेट के लिए लागू होते हैं और एक्ट जो होते हैं वो पूरे देश भर में लागू होते हैं। ये मेन डिफरेंस तो एटलीस्ट याद रखिएगा, ताकि किसी क्वेश्चन का आंसर देते समय यदि आपको कुछ हिंट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सोसाइटियों के दायित्व के परिवर्तन संबंधी विशेष संकल्प पारित हो जाने के पश्चात प्रत्येक सदस्य और लेनदार को नोटिस कितने दिन में दिया जाएगा। क्वेश्चन समझ में ना आए तो कृपया करके वापस रिपीट कर लें। सोसाइटियों के दायित्व के परिवर्तन संबंधी विशेष संकल्प की बात हो रही है, यहाँ पर इस बात पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, पारित हो जाने के बाद में प्रत्येक सदस्य और लेनदार को, बात हो रही है सदस्य की और लेनदार की, उसको नोटिस जो है वो कितने दिन में दिया जाएगा। अब इनको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि सदस्य भी उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और लेनदार भी उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो इनको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी अल्टीमेटली बनी हुई ही इन्हीं से है ना।
अब ये लेनदार क्या होते हैं, एक तरीके से सोसाइटी के क्या है, कस्टमर हैं, आप ये मान सकते हैं। कहने का मतलब जो सोसाइटी है वो इन्हें पे करेगी। ये लेनदार क्या होते हैं, सोसाइटी को कुछ दे कर के रखते हैं, जैसे कि शेयर पूंजी खरीद ली उन्होंने कुछ, तो वो क्या हो गए, लेनदार हो गए ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोटिस है वो कितने दिन में दिया जाएगा, यदि कोई विशेष संकल्प पारित करके नियमों में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए आंसर होगा 30 दिन का नोटिस इन्हें दिया जाता है। कितने दिन का, 30 डेज का नोटिस दिया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आपको एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। ठीक है, ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, और आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बात कि दायित्व के परिवर्तन संबंधी परिवर्तन मान लिया जाए कि उस सोसाइटी का क्या हो रहा है, समामेलन हो रहा है। क्या हो रहा है, समामेलन हो रहा है। अब आप कहेंगे समामेलन क्या होता है, भाई मर्जिंग करना। क्या करना, मर्जिंग करना। जैसे कि आप लोग मोबाइल का तो यूज़ खूब करते हैं, तो एक कॉन्टैक्ट को दूसरे कॉन्टैक्ट में मर्ज कर देना, ऐसे समझ लीजिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तो है पहली सोसाइटी और एक है दूसरी सोसाइटी। अब क्या हो रहा है, पहली सोसाइटी का मर्जिंग दूसरी सोसाइटी में हो रहा है, यानी कि 1 और 2 आपस में मिल जाएगी और कोई एक नई सोसाइटी ही क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो समामेलन हो रहा है, तो इसका नोटिस इस संकल्प पारित हो जाने के 30 दिन के अंदर अंदर किसको देना पड़ेगा, सदस्यों को और लेनदार को देना पड़ेगा। यदि कोई सदस्य इससे संतुष्ट नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपनी रकम लेकर के वहां से आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सदस्यों के पास, लेनदारों के पास दो क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। या तो आप इस जो संकल्प पारित हुआ है उसे आप एक्सेप्ट कर लें, और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से अपना बकाया लेन देन कर करके यहाँ से बाहर हो जाएं। ठीक है, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और ये जो 30 डेज की अवधि है वो भी आप अब नहीं भूलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिए व्यय किस धारा से संबंधित है, किस धारा से संबंधित है। देखिए यहाँ पे आपकी हिंदी की भी मेरे को तो लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे धरा लिखा था, तो ये एक सेंटेंस की मिस्टेक हो सकती है। क्या हो सकती है, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है। तो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ इसी प्रकार से होती हैं कि व्यय किसी धरा से संबंधित है। अरे नहीं, यहाँ पे धरा नहीं है, धारा की बात हम कर रहे हैं। धरा यानी तो धरती होती है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, धारा नंबर 10। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, धारा नंबर 10 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए जो भी व्यय आता है वो धारा नंबर 10 के अंदर बताया गया है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि ये जो व्यय होता है वो कौन वहन करता है, और परिवर्तन करने में व्यय आता क्यों है, किस लिए व्यय आता है, ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। साधारण बैठक से 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर, जिसमें संशोधन के लिए विशेष संकल्प पारित हुआ। क्या हुआ, विशेष संकल्प पारित हुआ, किसमें हुआ, साधारण बैठक। तो किसकी बात संशोधन कही गई है। एक हिंट आपको और दे देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस धारा के रिस्पेक्ट में है। ये जो क्वेश्चन है धारा नंबर 11 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि साधारण बैठक से 14 दिन के भीतर जिसमें संशोधन के लिए विशेष संकल्प पारित हुआ है। तो यहाँ पर जो संशोधन हुआ है वो कौन से संशोधन की बात कही गई है, तो ये धारा नंबर 11 के अकॉर्डिंग है। और यदि किसी को इसका नाम पता है तो वो इजीली इसका आंसर कर सकता है। तो नाम क्या है धारा नंबर 11 का, उपविधियों के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया। क्या होगा, उपविधियों के संशोधन। किसके संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट ऑफ बाईलॉज। तो यदि आपने रूल्स की पीडीएफ पढ़ी है, ई बुक पढ़ी है, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कोई भी संशोधन जो है वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि साधारण बैठक में उसे विशेष संकल्प द्वारा पारित नहीं कर लिया गया हो। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है कि सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए सदस्यता फीस कितनी रखी गई है। बहुत ही नाम मात्र की है, याद होगा सभी को, कितनी होगी, 10 रुपये। कितने रुपए लगाने पड़ते हैं भाई, 10 रुपये लगाने पड़ते हैं यदि आपको सोसाइटी का सदस्य बनना है। तो जो सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए हमने पढ़ा था वो कौन से अध्याय में पढ़ा था, रूल 2003 में, अध्याय 3 में ही पढ़ा था, और उसका नाम क्या था, सहकारी सोसाइटियों के सदस्य
और उनके अधिकार और दायित्वों के बारे में पढ़ा था। तो सदस्य किस तरीके से बना जाएगा, 10 रुपये फीस के साथ बना जाएगा। साथ ही उनको क्या करना पड़ेगा, आवश्यक जो शेयर धन होता है उसमें भी निवेश उनको करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सीईओ क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी सदस्यता के लिए आवेदन किया गया है उसे कहाँ पर नोट किया जाए, एक पर्टिकुलर इसके लिए जो बना हुआ निर्धारित रजिस्टर है उसे वहाँ पर क्या कर दिया जाए, नोट कर दिया जाए। उसके बाद में ये जो शुल्क देते हैं उसकी एक रसीद भी सीईओ जनरेट करवाता है। क्या बनाता है, एक रसीद जनरेट करता है जिसमें उसके क्या होते हैं, साइन भी होते हैं। ठीक है, अपना ऑटोग्राफ देता है वो यहाँ पर। तो एक दिन आपको भी ऐसा बनकर बताना है कि सब आपको ये कहें कि ऑटोग्राफ प्लीज। क्या आपको आगे के स्टेप्स भी याद है इसके अंदर कि सीईओ रजिस्टर में नोट कर लेता है, रसीद में साइन कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो चेक करता है कि ये जो सदस्यता है ये दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये भी चीज़ें होती हैं, नहीं दी जानी चाहिए तो कारण वगैरह सारे से नोटिस किया जाता है पर्टिकुलर सदस्य को। तो ये सारे आगे स्टेप बाय स्टेप आप लोग स्टोरी की तरह भी इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। यदि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो पूरा का पूरा जो एक्ट है और आपका रूल्स हैं, साथ ही जो स्ट्रक्चर है वो सब बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें हैं उसके अंदर। तो जब आप जान लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको सब कुछ समझ में भी आने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो रिवीजन ज़रूर करके जाएं। और जब आप इन एक्ट को, रूल को और स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो जॉब लगने के बाद भी आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है। मंजूरी किसकी चाहिए होगी यहाँ पर, ये चाहिए होगी रजिस्ट्रार की। यदि किसी को सोसाइटी का मेंबर बनना है, मेंबर ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग होना है ऐसे के लिए, तो यहाँ पर जो परमिशन है वो रजिस्ट्रार की अति आवश्यक है। रजिस्ट्रार की परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि जो अधिनियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। क्या लागू इसी तरीके से लिखा जाता है, जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी की जरा बताएं। ठीक है, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1994 में, 1994 जिसके आसपास, या फिर 1994 की ही बात करते हैं। तो इस समय यदि सीएम की बात की जाए तो कौन थे, देखते हैं यहाँ पर किसकी नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज मजबूत है। तो जो सीएम थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, तो आप लोग कंफर्म भी करना कि क्या मैं सही बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या भैरों सिंह शेखावत जी जो थे वो 1994 में मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अभी हम जो करंट में जो श्रीमान अशोक गहलोत हैं उनकी बात करते हैं, तो वो कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं, आप सभी को पता ही होगा। वेरी कॉमन क्वेश्चन। तीसरी बार ये क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे फर्स्ट में कब बने थे, 1998 में। तो भाई ये तो अल्टरनेट चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी। ठीक है, चलता जाएगा ये रूटीन तो राजस्थान में। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम अपनी जॉब पक्का करते हैं। कोई व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य के रूप में पात्र किन किन परिस्थितियों में नहीं होगा। बात किसकी हो रही है कि सदस्यता के रूप में जो पात्रता है वो कब नहीं होती है किसी व्यक्ति की। समझ में आ गया आप लोग को। भाई सदस्य होने के लिए तो पात्रता देख ली हमने, सदस्य नहीं होने के लिए क्या होता है, किसी व्यक्ति को कब वंचित किया जा सकता है सदस्य बनने से। सबसे कॉमन आंसर तो यही होता है कि यदि वह क्या है, दिवालिया है। भाई यदि कोई दिवालिया है तो वो वहाँ पे काम कर ही नहीं सकेगा। फिर दूसरी बात होती है मानसिक रूप से विकृत है। ये भी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। नंबर 3, किसी भी अपराध के लिए उसे क्या किया गया हो, न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। तीनों चीज़ें याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी सदस्य को सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित करने से कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है तो उसे निकालने से पहले कंपनी को उसे क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। साथ ही ये भी होता है कि यदि कोई कर्मचारी कंपनी से निकलना चाहता है तो उसे भी कुछ टाइम पहले, कम से कम ऐसा रूल होता है कि 1 महीने पहले वो बता दे कि भाई अब मैं 1 महीने बाद यहाँ पर काम नहीं करूँगा। ठीक है, करूँगी।
तो क्या होता है, यहाँ पर एक लीगल प्रोसीजर जो है फॉलो करना होता है। तो लीगल प्रोसीजर क्या होता है, कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए, कम से कम 30 दिन पूर्व। ओके, तो किसी भी सदस्य को सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित करने से कितने दिन पूर्व, 30 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। आगे देखिए, सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की सूची कौन तैयार करता है, कौन सा। मूवी तो देखी होगी आपने कंगना रनौत की कौन सा, और साथ ही सपना चौधरी को तो कौन नहीं जानता है। चलिए, सपना देखना छोड़िए और अपने सपने को हकीकत में बदलिए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या होगा, CEO। आंसर क्या होगा इसका, CEO। सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की जो सूची है वो कौन तैयार करवाता है, CEO तैयार करवाता है। अगेन, हिंदी वर्तनी अशुद्धि को शुद्ध कीजिए। कितनी मात्रा आती है यहाँ पर, 2। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। सोसाइटी के सदस्यों की सूची जो है वो CEO तैयार करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। तो NS लर्निंग पर आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करके अपना जवाब दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।